हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी से। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के जितने भी मेन क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारी चैप्टर आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो अब एग्जाम का टाइम है, आपका इतना टाइम तो नहीं है कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर सको। तो सारे क्वेश्चंस करने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमें सैम्पल पेपर भी करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, जो सर रीजन की स्टडी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग पूरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर में से फिल्टर करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको जरूर कर लेना है एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 12th है, चैप्टर 5 है, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5 के। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं पहली एक्सरसाइज से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन बेस। एक फंक्शन है ये एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 व्हेन x इज मोर देन 0। और हमें बताना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन जो होगा ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूटी का जो हमारा तरीका होता है, उसमें हम लोग को दो चीज निकालनी पड़ती है। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू 1 पर। तरीका क्या होता है, देखो इसका, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर एफ एक्स, RHL के लिए ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस, सॉरी 1 पे नहीं है हमारा, 0 पे है, 0 पे है, 1 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, ये 0 पे है। तो यहाँ पे हमें लेना है x RHL 0 पे, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर एफ एक्स। और यहाँ पे भी अगर हम 0 पे चेक करें तो हम 0 से बड़ी लिमिट डालेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस h। तो 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा। तो देखो फंक्शन की दो डेफिनेशन है, एक ये है, ये तब लेनी है जब x 0 से छोटा होगा, ये तब लेना है फंक्शन जब x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। फिलहाल 0 प्लस h 0 से बड़ा है तो फंक्शन नीचे वाला लिया जाएगा। तो जहां x होगा, x में हम लिखेंगे 0 प्लस h, मतलब डोमेन हमारा 0 प्लस h हो गया। और इसमें अगर हम टेकिंग लिमिट करते हैं तो टेकिंग लिमिट करने पर 4 0 प्लस 0 प्लस 1 और कितना आएगा, 0 प्लस 1 और कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा। तो RHL हमने निकाला 0 पे, और RHL की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 1 मिल गई है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है इसकी, एट x इक्वल टू 0 पे ही। तो वो अगर निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h, 0 से छोटे के लिए कर रहे हैं तो 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h के लिए फंक्शन ऊपर वाला जाएगा लेस देन 0, x की जगह पे 0 माइनस h आएगा तो 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और लैम्डा की मल्टीप्लाई 0, ये तो सारा ही 0 जाएगा। अगर हमने टेकिंग लिमिट कर दी यहाँ पर, अगर हमने h की जगह पर 0 पुट कर दिया, टेकिंग लिमिट करने पर लैम्डा इनटू में पूरा 0 हो जाएगा और 0 की मल्टीप्लाई से तो 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या, ये लैम्डा बचा ही नहीं। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या, हम लोग RHL निकालते हैं, LHL निकालते हैं, और RHL और LHL की वैल्यू को इक्वल टू में रख करके हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमें फाइंड आउट करना था, लैम्डा फाइंड आउट करना था, वो रहा ही नहीं, वो तो 0 हो गया। अगर लैम्डा 0 हो गया है तो इसका मतलब लैम्डा की तो वैल्यू निकल ही नहीं सकती। अब अगर लैम्डा 0 हो गया है तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू अगर मिल ही नहीं पा रही है तो ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ पे दो आंसर में से कोई एक आंसर हो सकता है। या तो इसका आंसर होगा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एनी रियल वैल्यू, या इसका फंक्शन आंसर होगा कि फंक्शन इज नेवर कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। इन दोनों आंसर में से कौन सा आंसर चूज करना है, इसका कैसे पता चलता है। अगर तो RHL और LHL की वैल्यू सेम आ गई है, लैम्डा खत्म हो चुका है, लैम्डा नहीं है, और अगर RHL और LHL दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, तब हमारा आंसर होता है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। चाहे लैम्डा की वैल्यू हम कुछ भी रख ले, ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होने वाला है। तब इसका आंसर ये हो जाता है। और अगर ये सेम आ जाते, तो हमारा आंसर होता है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। चाहे आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो, सबके लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाता।
तो ध्यान रखना एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जहां लैम्डा खत्म हो जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी का ये दूसरा क्वेश्चन है, gx एक फंक्शन दे रखा है x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ये हमें शो करना है कि सभी इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, और इसको डिफाइन कर रखा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता होगा, जो इसकी पूरी डेफिनेशन ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x। पर अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो लेफ्ट साइड का पहला इंटीजर लेते हैं, या तो खुद इंटीजर हो या उसके लेफ्ट साइड का जो पहला इंटीजर हो वो लेते हैं। तो चलो जैसे कि सपोज करता हूं मैं a कोई इंटीजर है, लेट करते हैं कि a जो है वो कोई इंटीजर है। भाई अगर ये a इंटीजर है तो a से ठीक पहले जो इंटीजर होगा वो इससे एक कम होगा, मतलब a माइनस 1 होगा, और a के बाद जो होगा वो इससे ठीक एक ज्यादा होगा तो a प्लस 1 होगा। a कोई इंटीजर है जो दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, a माइनस 1 और a प्लस 1 के बीच में ये आ रहा है। अब हम इस a पे चेक करेंगे कि वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो निकालते हैं इसका RHL एट x इक्वल टू a पर। कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस पर gx की वैल्यू, क्वेश्चन में gx दे रखे इसलिए gx ले रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 gx की जगह पर आ जाएगा a प्लस h। ये अगर हम पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस फंक्शन में gx के फंक्शन अगर वैल्यू डालेंगे तो x की जगह पर आ जाएगा a प्लस h माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a प्लस h। बस अब टेकिंग लिमिट कर लेते हैं। नहीं, टेकिंग लिमिट यहाँ पे नहीं करनी है, पहले हमें इस इंटीग्रल वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद टेकिंग लिमिट करेंगे। देखिए ये है इंटीग्रल वैल्यू, मतलब a प्लस h के लेफ्ट साइड में जो पहला इंटीजर आएगा वो हमें लेना है। अब a प्लस h कहां पर होगा, a से थोड़ा सा आगे a प्लस h यहां पर होगा। अब a प्लस h अगर यहां पर है तो उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर आएगा वो कौन होगा, a। तो a प्लस h, और a प्लस h के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर आ रहा है वो a है। अगर हम a से a को कैंसिल करते हैं और लिमिट लेने हैं तो टेकिंग लिमिट करने पे कितना आएगा, 0, क्योंकि केवल h बचा था, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो RHL की वैल्यू तो हमें 0 मिल गई। अब देखते हैं LHL क्या है इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a पर देखते हैं। यह है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पर gx की वैल्यू। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 और g a माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और a माइनस h के लिए अगर हम देखें तो फंक्शन तो ये रहेगा, इसी में डलेगी, फंक्शन एक ही दे रखा है, x की जगह पर a माइनस h आएगा माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a माइनस h। अब a माइनस h का मतलब क्या है, a से थोड़ा सा छोटा, a से थोड़ा सा छोटा यहां पर होगा, a माइनस h यहां पर होगा। अब इसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर आएगा वो हमें लेना है, तो a माइनस h के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर आ रहा है वो है a माइनस 1। a माइनस h के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर आ रहा है वो है a माइनस 1। और अगर करें टेकिंग लिमिट तो h की जगह पर अगर हम 0 कर दें, अब ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, अब ये वैल्यू आ चुकी है a माइनस 1। a h की वैल्यू 0 माइनस a प्लस 1 हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, 1। तो RHL की वैल्यू 0 हो गई, LHL की वैल्यू 1 हो गई, और इस तरीके से हमें पता चला कि RHL जो है वो नॉट इक्वल टू है LHL। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब जो gx है, इज डिसकंटीन्यूअस, वो डिसकंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर, और जहां a बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से। मतलब सभी इंटीजर्स पे ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि RHL की वैल्यू 0 आई और इस पे LHL की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। ठीक है ना, तो सभी जगह पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा सभी इंटीजर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद अगला, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है जिसमें दो मॉडुलस साइन लगे हुए हैं और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। देखिए मॉडुलस जब हम हटाते हैं तो मॉडुलस हटाने पर या तो हमें प्लस या माइनस साइन कुछ ना कुछ आता है। कैसे करते हैं मॉडुलस साइन और कैसे इनके मॉडुलस हटाते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे इसके अंदर मॉडुलस में x लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसे 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू 0 आएगी,
और यहाँ x प्लस 1 लिखा है, अगर मैं इसे 0 के इक्वल करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे -1 मिलेगी। इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे क्या मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट। ये जो पॉइंट हमने निकाले हैं इनको हम लोग बोलते हैं कि हमारे आ गए हैं क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट के एक तरफ ये प्लस होंगे तो दूसरी तरफ माइनस होंगे, तो उसका कैसे पता चलेगा? देखो अगर मैं यहां देखूं तो एक है -1 और एक है 0। अब हमें देखना है, पहले चलो x को देखते हैं, x को देखते हैं, x कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। भाई x जो है केवल अगर मॉडुलस ऑफ x को देखें तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 0। अब 0 के एक तरफ ये पॉजिटिव होगा, एक तरफ ये नेगेटिव होगा, तो आप कोई सी भी एक वैल्यू डिसाइड करो 0 के अलावा। जैसे आपने 1 डिसाइड करा, 1 हमें पता इधर होता है, अगर 1 हम यहाँ पुट करें तो इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, बिना मॉडुलस के वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और अगर हम 0 की इस तरफ का कोई भी एक नंबर जैसे -1 पुट करें तो कैसी रहेगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो मॉडुलस ऑफ x है ये यहाँ पर -x होगा, यहाँ पर भी -x होगा, लेकिन 0 के बाद ये +x होगा। x के बारे में बात चल रही थी, अब x + 1 की बात करते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1, -1 के अलावा कोई भी एक नंबर इसमें पुट करके देखो, जैसे 0 ही पुट करके देख लो। अगर आपने 0 पुट करा तो 0 + 1 करने पे प्लस का बना रहा है, तो इसका मतलब -1 के राइट तरफ, इस तरफ, जिस तरफ 0 है इस तरफ ये पॉजिटिव होगा और दूसरी तरफ ये नेगेटिव होगा। यहां होगा ये माइनस का x + 1, यहां पर होगा ये प्लस का x + 1। अब ये आगे तक तो हमेशा ही प्लस रहेगा, तो यहां पर भी ये क्या होगा, प्लस का x + 1 होगा। तो कहने का मतलब हमने अपने फंक्शन को ब्रेक किया और हमने अपने फंक्शन को कुछ इस तरीके से ब्रेक किया। जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ कि x की वैल्यू नेगेटिव है और x + 1 की वैल्यू भी नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनेंगे। ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव साइन हो गए, पॉजिटिव हो गया। कब? जब x -1 से छोटा है, जब x -1 से छोटा है। अब आते हैं आगे, x की वैल्यू नेगेटिव है, x + 1 की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह आप समझ सकते हो कि जब ये नेगेटिव रहेगा तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का x और माइनस का 1 बनेगा। तब जब x -1 से तो है बड़ा और 0 से है छोटा। अब लास्ट वाली वैल्यू लेते हैं, लास्ट वाले में x तो है प्लस का, x + 1 भी दोनों प्लस के ही है। कब? जब x क्या है, 0 से बड़ा। जब x क्या है, 0 से बड़ा। इक्वल टू का साइन तुम्हारी मर्जी है, कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ही कटेगा, इससे ही नहीं नहीं नहीं, अच्छा इसमें एक नेगेटिव साइन पहले से भी तो था, एक नेगेटिव साइन यहाँ पर पहले से भी था भाई। x + 1 पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव साइन पहले से था, तो माइनस का x और माइनस का, तो इसमें भी x कट गया। इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शन बचा वो क्या बचा, 1 बचा, माइनस का 2x माइनस का 1 बचा और -1 बचा। ये कब हुआ? जब x <-1 है। ये कब हुआ? जब x <-1 <0। ये कब हुआ? जब x <0 है। इक्वल टू का साइन कहीं भी लगा सकते हैं, मैं उनमें लगा रहा हूं जो कांस्टेंट नंबर है, जैसे 1 और -1 मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस फंक्शन का सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह हमें क्वांटिटी चेक करनी है, तो एक बार -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया और एक 0 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट पर हम इसकी क्वांटिटी को चेक करेंगे। चलो भाई निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट एट x = -1 पे। लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस पर fx। फिर कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f -1 प्लस h। और -1 प्लस h के लिए जो हमारा फंक्शन जाएगा, -1 प्लस h के लिए जो हमारा फंक्शन जाएगा -1 से बड़ा, -1 से बड़ा कहाँ है भाई? -1 से बड़ा ये रहा, देखो x बड़ा है -1 से, ये रहा फंक्शन। इसमें डलेगा, इस फंक्शन में डलेगा -2, x की जगह पर -1 प्लस h और -1, यहां डलेगी ये वाली वैल्यू। तो अब कोई 0/0 की फॉर्म तो है नहीं, तो टेकिंग लिमिट, अगर 0/0 की फॉर्म नहीं है तो टेकिंग लिमिट कर लेते हैं। तो -2 -1 प्लस 0 -1 और इसका आंसर आ जाएगा -2 और ये आया -2 और ये आ गया हमारा प्लस का 4। LHL निकाल के देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = -1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x = -1 पर। तो लिमिट
x टेंड्स टू -1 माइनस पर fx की वैल्यू, कुछ गलती कर दी क्या? हाँ गलती कर दी, यहाँ पर भी एक गलती यहाँ पर भी हो गई थी, ये यहाँ पर -1 प्लस h है, इसके बाद ब्रैकेट है, -1 प्लस h है और यहाँ -1 ब्रैकेट के बाहर है, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा -2 -1 प्लस h की वैल्यू 0 -1, तो ये आएगा 2 -1 और इसकी वैल्यू आएगी 1। LHL निकाल रहे हैं -1 पे, तो कैसे लिखेंगे? -1 और LHL है तो -1 माइनस पर fx की वैल्यू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो -1 माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 से छोटा, -1 माइनस h मतलब -1 से छोटा, तो देखो कहां पर है फंक्शन, ये -1 से छोटा यहाँ पर है, x लेस देन -1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। टेकिंग लिमिट करेंगे, टेकिंग लिमिट करेंगे तो कितना, हाँ टेकिंग लिमिट करेंगे तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा, और जब f -1 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही है, जब -1 के बराबर है तब भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 ही है। तो अगर राइट RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f -1 तीनों अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन जो हो गया fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 पे। यहां मेरे से एक गड़बड़ हुई थी, गलती हुई थी और मैं इस बात को समझ गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यहां पर इस पॉइंट पे मैंने कुछ गलती कर दी थी, लेकिन मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। मेरे को किस तरीके से बात समझ में आई, क्योंकि मॉडुलस के जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, तो ये बात मुझे पता थी कि मॉडुलस के फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस रहते हैं तो RHL और LHL का इक्वल होना जरूरी था। तो जब मैं यहाँ पे कर रहा था तो RHL और LHL दोनों इक्वल नहीं बन पा रहे थे, और वहीं पे मैं बात समझ गया था कि मैंने कहीं पे कुछ एरर करी होगी, कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी। एग्जाम में इसी तरीके से आप लोग भी इस बात को समझ सकते हैं, जब भी मॉडुलस का फंक्शन होगा वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी उसकी नहीं होती है पर कॉन्टिन्यूटी उसकी जरूर होती है। चलिए ये तो हमने -1 पे चेक किया, अगला हम चेक कर लेते हैं इसका कहां पर, 0 पे, कि 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो 0 पे कैसे चेक करेंगे, देखो 0 के लिए भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, एक बार निकालना आप RHL एट x इक्वल टू 0 पर, उसके लिए कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर fx की वैल्यू, फिर कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f0 प्लस h की वैल्यू, 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन x मोर देन 0, तो 0 से प्लस h के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है -1, तो टेकिंग लिमिट करेंगे, h तो कहीं है ही नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी -1। RHL हो गया, अब इसका LHL अगर निकालेंगे, LHL एट x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे LHL निकालेंगे, फिर लास्ट में एक f0 की वैल्यू भी निकालेंगे, इसमें भी ये तीनों वैल्यू सेम आ जाएंगी क्योंकि फंक्शन तो मॉडुलस का ही है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना, और अगर तीनों वैल्यू आपको सेम मिल जाती है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हमने कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन चेक किया था, यहां पर आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आओ देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे 1 है तो एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पे हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, वही फॉर्मूला है ये, फर्स्ट प्रिंसिपल का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल का ही फॉर्मूला है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f1 प्लस h, क्योंकि 1 पे निकाल रहे हैं, माइनस f1 अपॉन में h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा 1 प्लस है, फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, इसमें मॉडुलस का फंक्शन है, फंक्शन अगर ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, इस फंक्शन को भी हम ब्रेक कर लेते हैं, वही मॉडुलस का जो तरीका भी पीछे बताया था सेम उसी तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो -1 आएगा, यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा सॉरी +1 आएगा, +1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। 1 के अलावा कोई भी एक वैल्यू डालो, जैसे अगर मैंने 2 डाली तो 2 से कैसा आ जाएगा ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब 1 से बड़े पे यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा और बाकी 1 से छोटी वैल्यूज पे नेगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी जब आप x लोगे 1 से छोटा,
और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जब आप x लोगे 1 से बड़ा, और जब आप x की वैल्यू लोगे 1 से बड़ी। इक्वल टू का साइन आप मॉडुलस में कहीं पे भी लगा सकते हो। तो 1 प्लस एच की अगर हम बात करें तो 1 प्लस एच के लिए फंक्शन ये नीचे वाला जाएगा, x की जगह पर हम 1 प्लस एच लिखेंगे -1, माइनस जब 1 के बराबर है तो 1 के बराबर है तब भी फंक्शन नीचे वाला जाएगा, तो 1 - 1 अपॉन में h, h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा h अपॉन में h, h भी कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब हमने टेकिंग यहाँ पे h तो बचा ही नहीं था, तो टेकिंग लिमिट भी करेंगे तो कितना रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h माइनस f1 अपॉन में माइनस h। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम किसके लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h के लिए जो फंक्शन जाएगा, 1 - h मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन ऊपर वाला, x की जगह पर क्या आएगा, 1 - h आएगा, -1 1 के बराबर होगा तो फंक्शन नीचे वाला 1 - 1 अपॉन में -h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 से तो 1 कट जाएगा, कितना रह जाएगा, ये केवल h और ये भी 0 ही हो जाएगा अपॉन में -h। फिर h से h कैंसिल होकर के ये भी h से h कैंसिल होगा, तो टेकिंग लिमिट करने पर यहाँ पे हमारे पास कितना रह जाएगा, -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करके आया 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करके आया -1। जैसा कि अभी हम पिछले उसमें भी बात कर रहे थे कि मॉडुलस के जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा, मॉडुलस के जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस तो रहते हैं लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो अगर कभी आपसे ये बात पूछी जाए कि कोई फंक्शन, ऐसा एक फंक्शन बताओ जो कॉन्टिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऐसे फंक्शन आप मॉडुलस के फंक्शन दे सकते हो। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन ग्राफ से भी कर सकते हैं, पर अभी हम लोग वो वाला काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फिलहाल ये दोनों बराबर नहीं आए हैं, फिलहाल ये दोनों बराबर नहीं आए हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम कह सकते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू इस पे 1 पे। फंक्शन जो है वो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मैंने यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन लिए थे। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आगे डिफरेंशिएशन की, और ये वाला जो क्वेश्चन लिया है मैंने 5th एक्सरसाइज से लिया है। एक्चुअली मैंने डायरेक्ट 5th एक्सरसाइज पे चला गया, बीच में से मैंने 3rd 4th एक्सरसाइज स्किप कर दी। 3rd 4th के भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे, लेकिन वो वाले क्वेश्चन लेंगे जो मिसलेनियस में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को लेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट 5th एक्सरसाइज से लिया है। इसका मेन मोटिव ये है कि 5th एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम में आज तक हमेशा आया। वैसे सीबीएसई का भरोसा नहीं है आपको क्या आप एग्जाम में दे दे, तो आप लोग तैयारी हर तरीके से करके रखिए। इसी भरोसे मत रहिए कि जो पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न पे पेपर आएगा। अभी जैसे 10th क्लास में बच्चों के साथ हुआ था, लास्ट ईयर फिजिक्स में बच्चों के साथ हुआ था, क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। तो आपको तैयारी हर तरीके से रखनी है, केवल यही नहीं सोचना कि भाई जो पैटर्न चला रहा है या जो सैंपल पेपर आ रखा है हमें केवल उसी बेस पे तैयारी करनी है। आपको अपनी तैयारी ओवरऑल रखनी है। लेकिन फिर भी अगर मैं पुराने पैटर्न को देखूं तो 5th एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में हमेशा आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर कर लेंगे, मतलब इस एक्सरसाइज को तो आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज का एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आता रहा है पीछे तक। इस साल की गारंटी नहीं दे सकता, पर पीछे तक हमेशा आता रहा है। चलिए एक क्वेश्चन है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx हमें इसका फाइंड आउट करना है। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है हमें लॉग लेना पड़ता है। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहेगी हमें लॉग से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। या तो लॉग ले लेते हैं या एक्सपोनेंशियल लिख लेते हैं, ई लिख लेते हैं, पर बात वो भी वही है, वो भी लॉग का ही एक प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब हमें लॉग का यूज उसमें करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे भाई, इसमें तो मुझे लॉग लेना है, बीच में आ गया ये प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन होगा तो मैं डायरेक्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं कर सकता, क्योंकि लॉग की प्लस के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं जैसे कि ये u है और इसको सपोज कर लेते हैं जैसे ही v है। अगर हमें डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा du अपॉन dx,
और ये हो जाएगा dv अपॉन dx, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। इसको बना देते हैं हम इक्वेशन 1। इसके लिए हमें du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो इन दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर दो और इसमें तो u जो है वो है x की पावर x cos x। इसके लिए मुझे log लेना पड़ेगा, तो टेकिंग log बोथ साइड, अगर दोनों साइड का log लेते हैं तो ये बन जाएगा log u और ये बन जाएगा log x की पावर x cos x। तो ये हो जाएगा log u और यहाँ पर x cos x तो आ जाएगा उठ के पहले और आ जाएगा बीच में log x। अब ये तीन टर्म मल्टीप्लाई में आ गई, x मल्टीप्लाई में cos x और मल्टीप्लाई में log x, और तीन टर्म अगर मल्टीप्लाई में है तो इन तीन का प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए देखें क्या आता है। अगर x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया तो log u का तो बनेगा 1 अपॉन u और साथ में आ जाएगा du अपॉन dx। यहां तीन वाला प्रोडक्ट रूल, पहले दो को रखो ऐसा ही, तीसरे का करो डेरिवेटिव, बाकी दो को रखो ऐसा है ऐसा ही, तीसरे का करो डेरिवेटिव प्लस, फिर बाकी जो रिमेनिंग लास्ट टू है उनको ऐसे कैसे ही रखो, log x है और साथ में एक x है, इसको एज इट इज रखो, और तीसरे का करो डेरिवेटिव तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो दो को हमने एज इट इज रखा और तीसरे का डेरिवेटिव करा, ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है जब हम तीन के लिए करते हैं। इस तरीके से हमारे पे यहां पर du अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x। यहां अगर x x कैंसिल करा तो बचेगा cos x, यहां बचेगा cos x इंटू में log x, यहां बचेगा log x इंटू में x इंटू में sin x। u की वैल्यू कर देते हैं रिप्लेस और u की वैल्यू है x की पावर x cos x, रह गया cos x प्लस cos x log x माइनस log x इंटू sin x। तो ये आया हमारे पास du अपॉन dx की वैल्यू। अब बात करते हैं dv अपॉन dx की। v जो लिया था वो हमने इसको लिया हुआ है, v जो हमने लिया हुआ है वो किसको लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने v लिया हुआ है। अब यहां पर लॉग की तो जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो नहीं है और दो फंक्शन डिवाइड में x वाले, तो क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx इक्वल टू, क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, नीचे वाले को एज इट इज रखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, अपॉन में नीचे वाले का हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाले का हो जाएगा स्क्वायर। तो कितना रहेगा ये, अगर ऊपर से 2x कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, ये -2 आएगा, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया dv अपॉन dx। ये du अपॉन dx हमारे पास हो गया, dv अपॉन dx हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, इस इक्वेशन के अंदर ही दोनों वैल्यू उठा करके पुट कर देते हैं। तो dy अपॉन dx के लिए हमें इन दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को ले जाके पुट कर देते हैं 14 इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से dy अपॉन dx जो है वो इन दोनों का सम है, किसका, x की पावर x cos x, x की पावर x cos x ब्रैकेट में cos x प्लस cos x log x माइनस log x इंटू में x इंटू में sin x, ये तो पहला पार्ट हो गया, प्लस b वाला पार्ट माइनस का 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहेगी हमें लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन अगर उन टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ गया है तो आप सीधे सीधे लॉग नहीं ले सकते हो, सीधे सीधे लॉग नहीं ले सकते हो, या तो एक्सपोनेंशियल वाले तरीके से कर सकते हो ई में कन्वर्ट करके, या फिर ऐसे यू और वी में लेट करके तब इसको सॉल्व कर ले।
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, इसको अच्छे से कर लेना। ये भी इसी टॉपिक का, ये भी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेम टॉपिक है। इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग इसमें भी लेना पड़ेगा, लेकिन फिर इनके बीच में प्लस साइन आ गया, सीधे सीधे लॉग हम ले नहीं सकते, तो फिर से वही करते हैं, लेट कर लेते हैं। ये जैसे पहला वाला u है, दूसरा वाला v है और इक्वल टू में 1 है, और इसमें हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx, ये हो जाएगा dv अपॉन dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां मेंशन कर देते हैं वेयर हमने जो u लिया है वो किसको लिया है, x की पावर y को। u जो हमने लिया है यहां पर वो किसको लिया है, x की पावर y को। और अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल नजर आ रही है क्योंकि y भी वेरिएबल है, तो लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, अगर टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं तो बोथ साइड लॉग लेने का मतलब हो जाएगा ये लॉग u, और ये हो जाएगा y उठ के पहले आ जाएगा लॉग x। लॉग लेंगे, लॉग x की पावर y बनेगा और पावर जो है उठ के पहले आ जाएगी। अब इसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो 1 अपॉन u, साथ में हो जाएगा du अपॉन dx, इक्वल टू y, लॉग x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस लॉग x, और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। इस तरीके से du अपॉन dx की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी u y अपॉन में x प्लस लॉग x और dy अपॉन dx। अब यहां पर u की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करें तो u की वैल्यू है x की पावर y, u जो है वो है x की पावर y अपॉन में x प्लस लॉग x dy अपॉन dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y log x dy अपॉन dx। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास du अपॉन dx की वैल्यू आ गई है। अब हम बात करें v वाले पार्ट की, तो v वाला जो पार्ट था वो क्या था। अगर हम v वाले पार्ट की बात करें तो हमने v जो लिया था वो किसको लिया था, एक बार देख लेते हैं। v जो था वो था y की पावर x, v जो था वो था y की पावर x। फिर दोबारा वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सेम यही लाइन, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लेना, तो यहां पर जाएगा लॉग y log v, और इसमें भी लॉग जब आएगा तो x log y। फिर वही लाइन दोबारा लिख लेना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx, x log y का 1 अपॉन y, साथ में जब भी y का करते हैं साथ में क्या आता है dy अपॉन dx, प्लस log y और x का हो जाएगा y। इस तरीके से dv अपॉन dx की जो वैल्यू आ रही है वो b की जगह पे हम क्या लिख देंगे, y की पावर x, और x अपॉन में y dy अपॉन dx प्लस log x, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो y की पावर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू में x dy अपॉन dx और प्लस y की पावर x log x। अब हमारे पास dv अपॉन x है, हमारे पास du अपॉन dx है, दोनों वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, दोनों वैल्यूज को उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो थी du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx और इक्वल टू में 0, du अपॉन dx की वैल्यू है x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई और x की पावर y इंटू लॉग x और dy अपॉन dx, प्लस इसकी वैल्यू है y की पावर x माइनस 1 इंटू x dy अपॉन dx प्लस y की पावर x और log x इक्वल टू 0। इसमें से dy अपॉन dx को निकाल लेते हैं कॉमन, ये बचेगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू, अब ये उधर भेज दो, जिनमें dy अपॉन dx नहीं है ये उधर जाएगा तो माइनस x की पावर में y माइनस 1 इंटू वाई माइनस y की पावर x log x, और बस हो गया हमारा क्वेश्चन। ये सारा का सारा केवल अपॉन में भेजना है और हमारा आंसर आ गया। तो dy अपॉन dx का आंसर हमारे पास आ गया, माइनस अगर हम कॉमन ले भी लें तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x log x, और ये सारा अपॉन में आ जाएगा
ये सारा का सारा अपॉन में आ जाएगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ये सारा अपॉन में आ जाएगा और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म का, और पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा मेरे ख्याल से 8th नंबर पे, शायद 8th या 9th नंबर के आसपास कहीं पे क्वेश्चन नजर आएगा, 8, 9 या 10 ऐसे कुछ नंबर पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। पैरामीट्रिक फॉर्म किसे बोलते हैं, जिसमें हमें x और y की जो वैल्यूज होती है वो किसी तीसरे पैरामीटर की टर्म में दी होती है। जनरली ये पैरामीटर या तो t यूज किया जाता है या फिर थीटा यूज किया जाता है, होने को कुछ और भी हो सकता है, पर जनरली ये वाला यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे पैरामीटर जो है वो t है, ठीक है ना, एक x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एक थर्ड पैरामीटर यूज किया गया है t, और उससे इन दोनों को रिलेट करवाया गया है, इसीलिए इस फॉर्म को पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो चलो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt, a तो कांस्टेंट है तो a एज इट इज रहेगा, cos t का यहाँ डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे, cos t का डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होता है। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, log t बाई 10t/2 करेंगे तो 1 अपॉन में 10t/2, 10t/2 का दोबारा करेंगे तो sec स्क्वायर t/2, t/2 का दोबारा करेंगे तो 1/2, लगाई, cos t का माइनस साइन टी, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 10t/2, 10t/2 का दोबारा किया तो sec स्क्वायर t/2, और t/2 का दोबारा किया तो 1/2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो cos t/2 अपॉन में हो जाएगा साइन t/2, सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, सिंप्लीफाई करते हैं और माइनस का साइन t प्लस इस cos t/2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच गया 2 sin t/2 cos t/2, 2 sin t/2 cos t/2, फॉर्मूला होता है इसका sin t का, 2 sin t/2 cos t/2, फॉर्मूला होता है किसका sin t का, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे sin t आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर t हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t होता है, देखो देखो कहां पहुंचा, कितना सिंप्लीफाई हो गया, इतना सिंप्लीफाई हुआ, ये t/2 में था, इधर यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं इस जगह पे। ये सिंप्लीफिकेशन अगर आपने नहीं करी और इतना नहीं पहुंचाया तो आंसर जो दे रखा होगा वो आपको मैच नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो आंसर सिंप्लीफाइड आंसर होना चाहिए, अगर प्रूफ करने का नहीं भी है तो भी हमारा आंसर जो होना चाहिए वो थोड़ा सिंप्लीफाइड तो रहना ही चाहिए। y वाले पार्ट की बात करते हैं, अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dt निकालेंगे तो y का a cos t, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, तो y तो बिल्कुल सिंपल है, a sin t है, sin t का cos t होता है। अब हमें ना dy अपॉन dt चाहिए, ना हमें dx अपॉन dt चाहिए, हमें तो चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन में dt और पूरे का अपन में dx अपॉन dt, ठीक है ना। ये क्या होता है इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ये कोई डिवाइड नहीं होते हैं, आप ये मत समझा करना कि dt से dt हमने कैंसिल कर दिया, ये कोई डिवीजन नहीं होती है, डिफरेंशिएशन है, ये इसके रेस्पेक्ट में हो रहा होता है, तो ये टर्म्स अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ये बातें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी हुई हैं क्लास के अंदर भी। तो dy अपॉन dt की जो वैल्यू हमने निकाली वो ये रही a cos t, और dx अपॉन dt की वैल्यू ये रही a cos स्क्वायर t, और अपॉन साइन t होगा तो वो अपॉन वाला साइन t ऊपर आ जाएगा, a cos t से a तो कट ही जाएगा, cos का स्क्वायर कट जाएगा, रह जाएगा केवल साइन t अपॉन में cos t, और साइन t अपॉन cos t जो होता है वो क्या हो जाता है tan t हो जाता है। तो इस तरीके से dy अपॉन dx की जो वैल्यू हमें मिली यहाँ पर वो कितनी मिल गई tan t। चलें बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला भी पैरामीट्रिक का ही लिया हुआ है मैंने क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा इसे डायरेक्ट चेन रूल से करता है तो चेन रूल से क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक यूज करो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे, देखो इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी,
भाई a की पावर में साइन इनवर्स चाहिए, a की पावर में कॉस इनवर्स चाहिए, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, रूट तो हमने एक साथ कर ही लिया। तो बेस सेम होने पर पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। साइन इनवर्स t और कॉस इनवर्स t की वैल्यू जैसे बच्चा 12th में पता पहुंचता है उसको इसके बारे में पता चल जाता है। बताओ जरा सा, कमेंट करके लिख दो इसकी वैल्यू क्या होती है। साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t की वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन में 2। साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t की वैल्यू पाई अपॉन में 2 होती है। अब देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन हो गया। अब तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसका करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये क्वेश्चन हो ही गया। इतना खतरनाक क्वेश्चन से इतना छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन बन गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। x तो ऐसे ही रहेगा, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, प्लस y तो ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा 1, और ये हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। भाई a भी कांस्टेंट है, पाई बाय 2 भी कांस्टेंट है, रूट उसमें लगा हुआ है, तो कांस्टेंट पे रूट लगा हुआ है, सारा का सारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तो कुछ वेरिएबल है ही ना, x है ना y है ना t है, कुछ भी नहीं है। 3 वेरिएबल थे हमारे पास, x था, y था, t था, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। a है दैट इज अ कांस्टेंट, पाई बाय 2 है दैट इज अ कांस्टेंट, रूट लगा हुआ है, कांस्टेंट पे रूट है तो कांस्टेंट। तो इसका मतलब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0, और इस तरीके से dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस y अपॉन x, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो हो जाता है। अगर हम सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करते, चेन रूल लगाते, क्वेश्चन बड़ा हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। कैसे पता चल रहा है मुझे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, यहाँ y2 लिखा हुआ है। y2 का दूसरा मतलब क्या होता है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर। इसका एक और मतलब होता है, क्या होता है, y डबल डैश लिख दे, d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख दे, y2 लिख दे, सबका एक ही मतलब है। y1 का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, y के ऊपर एक डैश। ठीक है, तो ध्यान रखना, डैश लगा दे, चाहे y2 लिख दे, चाहे dy अपॉन dx करके लिख दे। ये 3 अलग अलग तरीकों से हम एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो, इसका मतलब हमें y1 y2 चाहिए, तो y1 का मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो करते हैं। 3 cos का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है साइन। इंटीग्रेशन मुंह में आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हम लोग कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन कई बार आता रहता है। तो cos log x का माइनस का साइन log x, और log x का अगेन करेंगे तो अपॉन में x, और साइन का हो जाता है cos log x, और log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन में x। एलसीएम लेके इधर भेज दो, x y1 इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x 4 cos log x। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन रूल को अवॉइड करने की कोशिश किया कीजिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वालों में हम ज्यादातर कोशिश अपनी ये रखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन रूल ना लगाएं, प्रोडक्ट रूल लगाएं। प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन फिर भी इजी पड़ जाता है, क्वेश्चन रूल में क्वेश्चन लंबा चला जाता है। ध्यान रखना इस चीज का। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमें तो y2 चाहिए, तो फिर से करेंगे तो x y1 का हो जाएगा y2 मतलब क्या है, दोबारा डिफरेंशिएशन किया, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस y1 को ऐसे ही रखा और x का कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3 साइन log x का हो जाएगा cos log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन x, माइनस 4 cos log x का हो जाएगा साइन log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन में x। फिर से x को एलसीएम लेके इधर भेज दो, तो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन, इसमें से निकाल लेते हैं माइनस कॉमन, तो 3 cos log x प्लस 4 साइन log a। अब जरा ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा क्वेश्चन तैयार हो गया वापस। 3 cos log x प्लस 4 साइन log x इक्वल टू किसके है, y के। एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू माइनस y को इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y और इक्वल टू में 0। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। शायद यही प्रूफ करके लाना था, बिल्कुल यही प्रूफ करके लाना था, और ये हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन शो दैट दिस। सेम वही y1 y2 लिखा हुआ है, तो चलो करते हैं। y1 का मतलब क्या है, एक बार डेरिवेटिव करो तो 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दोबारा वही बात आ गई, क्वेश्चन रूल को हम अवॉइड करेंगे। हम चाहेंगे कि इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाए चाहे, पर क्वेश्चन रूल ना लगाने।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 हो गया और 2 tan इनवर्स x हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट रूल, इस तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग, लेकिन जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे आप स्टेटमेंट लिख देना। फर्स्ट ऐसा कैसा ही सेकेंड वाले का डेरिवेटिव करा प्लस सेकेंड वाले को ऐसे कैसे रखा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 आई गया, देखो आंसर 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। ठीक है, यही तो लाना था, कितना आसान हो गया देखो। और यही क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन रूल से कर रहे होते तो लंबा पड़ जाता, लेकिन हमने क्या करा, हमने यहाँ क्वेश्चन रूल नहीं लगाया, हमने क्या करा, इसको इधर भेजा, इसको उधर भेजा, ये यहाँ आया और यहाँ लगाया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और प्रोडक्ट रूल लगाने से क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से हो गया। तो ध्यान रखना हायर ऑर्डर वालों में आपको प्रोडक्ट रूल की बजाय ज्यादा प्रेफर करना है, क्वेश्चन रूल की बजाय ज्यादा प्रेफर करना है आपको प्रोडक्ट रूल। चलिए आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन में अगर सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, बार बार आया होगा, तो ये क्वेश्चन आया होगा। ये क्वेश्चन देखो, अभी आप लोगों ने जो एग्जाम दिए होंगे, प्री बोर्ड दिए होंगे, यूटी वगैरह दिए होंगे, आपके टीचर्स ने आपको स्कूल में भी क्वेश्चन दिया होगा। ये क्वेश्चन टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। इसका एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, अगर हम उस तरीके से करते हैं तो हो पाता है, वरना ये क्वेश्चन फंसा देता है, आगे फंस जाता है क्वेश्चन। आओ में हम तरीके की बात करते हैं। पहले सबसे पहले इसको उधर भेजना, किसी भी एक को उधर भेज दो दूसरी तरफ, तो नेगेटिव का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, रूट हटाने के लिए कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको भेज देते हैं इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको भेज देते हो उधर, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहां पर एक बार करेंगे इसे प्लस और एक बार करेंगे माइनस, इसमें से लेंगे हम एक्स वाई कॉमन, बचेगा वाई माइनस एक्स, यहां है y माइनस एक्स और यहां है, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, यहां तो x माइनस वाई है, यहां है y माइनस एक्स और यहां है x माइनस वाई। एक जैसे होते तो ये कैंसिल हो जाते, तो एक काम करते हैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो x वाई और x माइनस वाई। लो भाई अब तो गए, एक था x माइनस वाई, एक था y माइनस एक्स, नहीं कट रहा था, दिक्कत कर रहा था, क्या करा, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो उससे क्या हो गया, साइन चेंज हो गए, y माइनस एक्स है तो x प्लस का हो गया, y माइनस का हो गया, अब कैंसिल कर दिए, छोटा हो गया क्वेश्चन। लेकिन रुको 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 रुको, डिफरेंशिएशन अभी भी मत करना, डिफरेंशिएशन यहां पर भी मत करना, ये बनाने में दिक्कत आएगी। नीचे देखो आपको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, अगर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए तो पहले 1 प्लस एक्स को डिनोमिनेटर में तैयार करो, फिर आप उसमें क्वेश्चन रूल लगाओ तो स्क्वायर अपने आप ही आ जाएगा। क्या मतलब, जैसे y वाले इधर ले लो तो y प्लस एक्स वाई और x उधर भेज दो माइनस एक्स, y कॉमन लो तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब ठीक है, अब बढ़िया है, अब 1 प्लस एक्स नीचे आ गया। अब जैसे ही मैं इसमें क्वेश्चन रूल लगाऊंगा मुझे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी टर्म पे होल स्क्वायर चाहिए तुम्हें तो, और तुम उसे अपॉन में ला करके क्वेश्चन रूल लगा दो तो वो स्क्वायर अपने आप ही आ जाता है। मैंने कब मना करा क्वेश्चन रूल वाले के लिए, हायर ऑर्डर में, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये इसकी ट्रिक रहती है। और अब कर दो इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स का करेंगे तो -1 माइनस माइनस एक्स तो प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन रूल लगाया मैंने यहाँ पर, -1 माइनस एक्स प्लस का एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस एक्स से एक्स कट गया तो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए जरा क्या आंसर लाना था, ये तो मेरी तो ये डी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू देखिए, बिल्कुल यही लाना था, बिल्कुल यही लाना था, डी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप एक तरफ करके दोनों, किसी को एक को इक्वल टू इस तरफ ला करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, एक बात तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी नहीं करना है,
जिस टर्म पे आपको स्क्वायर लाना है पहले आप उस टर्म को बना करके डिनोमिनेटर में ले जाओ और वहां क्वेश्चन रूल लगाओ और तब आपको अपना आंसर आसानी से मिल जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। ये भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म का है, लेकिन पैरामीट्रिक में यहां पर डबल डेरिवेटिव दे रखा है, आपको डबल डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर। तो इस चीज में एक स्टेप है, लास्ट का स्टेप, वहां पर गलती होती है, तो मैं उसके बारे में बात करेंगे। बाकी तो खैर क्वेश्चन आसान है, सिंगल डेरिवेटिव के हिसाब से क्वेश्चन आसान है। dx अपॉन dt निकालें तो a कांस्टेंट है, cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, t ऐसा कैसा ही, साइन टी का हो जाएगा cos t प्लस साइन टी एज इट इज t का हो जाएगा 1, माइनस साइन टी और प्लस साइन टी कर जाएंगे तो रह गया a t cos t, किसकी वैल्यू dx अपॉन dt। dy अपॉन dt निकालें तो a साइन t का हो जाएगा cos t माइनस यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल t, cos t का होता है माइनस साइन टी, बाहर भी एक माइनस है, दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस, फिर माइनस तो मैंने ये वाला लगा लिया अभी फिलहाल, cos t एज इट इज और t का हो जाएगा 1, तो ये पॉजिटिव नहीं हो पाया, ठीक है ना, बाहर माइनस था, प्रोडक्ट रूल में वैसे प्लस आता है पर बाहर माइनस था तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया था। cos t से cos t ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा a t sin t। हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो इसको हम लिखते हैं dy अपॉन dt बाय dx बाय dt, और इसकी वैल्यू है dy बाय dt की a t sin t, इसकी वैल्यू है a t cos t, a t से a t कट गया, कितना आ गया 10t। अब आता है असली जहां पर बच्चों के साथ अक्सर खेला होता है, क्या होता है, dy अपॉन dx दे रखा है। अच्छा एक गलती तो यहां पर बच्चे पहले ही कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, उन्हें लगता है यार d2y अपॉन dx स्क्वायर है तो क्यों ना यहीं पे d2x अपॉन dt स्क्वायर निकाल दें, यहीं पे d2y अपॉन dt स्क्वायर निकाल दें, यहाँ पे d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख लें, यहाँ पे d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख लें, dt स्क्वायर से dt स्क्वायर को कट कर दें, d2y अपॉन dx स्क्वायर आ तो जाएगा। तो नहीं भैया नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इस डिवाइड का मतलब ये नहीं है, ये डिवाइड नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना, एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ये डिवाइड की टर्म्स नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डिवाइड के रूल काम नहीं करते यहाँ पे कि हम dt से dt को कैंसिल कर देंगे, ये कुछ और ही है, ये सिंबल्स हैं जस्ट केवल, ये जस्ट केवल सिंबल्स हैं इस तरीके लगे हुए। तो अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। एक्चुअली इस d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब ये होता है, ये है ये चीज कि जो dy अपॉन dx आया है उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये मतलब नहीं होता है कि हमने यहाँ से d2x अपॉन dt स्क्वायर निकाला, d2y अपॉन dt स्क्वायर निकाला, वहां से कर दिया, नहीं, वो तो अलग चीज हो जाएगी, वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है ना, वो इस चीज से ये वो नहीं है, ये अलग है। इसका असली जो मतलब है वो ये है, वो सिंबल वाइज हम उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर उसका जो रियल रिप्रेजेंटेशन है, रियल रिप्रेजेंटेशन उसकी ये वाली है। तो यहां पर अब हमें ये निकालना है, तो d अपॉन dx और dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई है वो आई है 10t। पहला देखो कहां पर होता है, यहां पर होता है 10t का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर t। बच्चा खुश, मेरा आ गया आंसर। और भाई रुको, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, t डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो चेन रूल लगाई ना तुमने, इसका मतलब अगर 10t का डिफरेंशिएशन तुमने sec स्क्वायर t लिखा है तो इस t को तुम थोड़ी के लिए x की तरह कंसीडर करके ही तो कर रहे हो काम, तो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो अलाउड आपको किया जाता है कि ठीक है भैया तुम कर लो, तुम t को x मानो, डिफरेंशिएशन कर लो, इतना तुम्हें अलाउड है। लेकिन इस t को ऐसे लावारिस तो नहीं छोड़ सकते, इस t का भी तो कोई मतलब है। तो यहां पर हमें इस t का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, चेडुल। तो ये जगह है जहां बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ये लिखना आपको पड़ेगा। और dx dt अपॉन dx यहां से मिलेगा आपको, ये dx अपॉन dt है, तो dt अपॉन इसका dx इसका रेसिप्रोकल होगा, तो at cos t, तो sec क्यूब t और अपॉन में at, ये वैल्यू होगी आपकी d2y अपॉन dx स्क्वायर की sec क्यूब t अपॉन में at। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, ये हमारा टॉपिक था आज हमारे पास डिफरेंशियल, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ने इसमें बाकी के टॉपिक्स नहीं किए हैं जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनकी वीडियोस में पहले ही लाइव स्ट्रीम में पहले भी डाल चुका हूं, तो मैं इसकी प्लेलिस्ट के अंदर इन सबको अरेंज कर दूंगा, आप वहां से इन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, बाय।